जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। इतिहास कई बार स्वयं को दोहराता है। देश में जो घट रहा है और ठीक उसी तरह की घटना वैश्विक मंच पर आज से 100 साल पहले घटित हुई थी और पैटर्न बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए सोचा कि उसके बारे पहले ही जानकारी लोगों को दी जाए तो जागरूकता काम आ सकती है। आरएसएस के 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रेरणा स्रोत मुसोलिनी के शासन के कुछ तरीकों को आज हम समझेंगे। आज के शासन से उसकी तुलना तो नहीं है, लेकिन समानता का विश्लेषण आप पर छोड़ता हूँ। बेनिटो मुसोलिनी का फांसीवाद शासन इटली में 1922 से 1943 तक चला। यह शासन आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनियों में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक लोकतंत्र को अंदर से ही नष्ट कर दिया जाता है, कैसे राष्ट्रवाद को हिंसा और भय के साथ जोड़ा जाता है और कैसे एक व्यक्ति के महिमा मंडन को पूरी राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बना दिया जाता है। आज हम मुसोलिनी के फांसीवाद के कुछ पहलू की गहराई से जांच करेंगे, उसकी तानाशाही की स्थापना से लेकर शिक्षा, युवाओं, महिलाओं, प्रेस और सैन्यवाद पर उसके नियंत्रण तक। और अंत में हम यह प्रश्न उठाएंगे कि क्या उसी विचारधारा की कोई झलक आज के समय में भी दिखती है? क्या कोई लोकतांत्रिक देश धीरे धीरे तानाशाही में बदल सकता है? क्या जनता स्वयं किसी ऐसे नेता को सत्ता दे सकती है जो बाद में उसी लोकतंत्र को समाप्त कर दे? 20वीं शताब्दी के इतिहास में इटली इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। मैंने इटली से ये उदाहरण देना मुनासिब समझा, चूँकि हिटलर के भी गुरु मुसोलिनी ही थे। यह कहानी केवल बेनिटो मुसोलिनी की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जिसने भय, असुरक्षा और राष्ट्रीय अपमान के बीच एक ऐसे नेता को चुना जिसने अंततः लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इटली विजेता देशों में से था, लेकिन जीत के बाद इटली खुश नहीं था। इतिहासकार क्रिस्टोफर डगन लिखते हैं कि इटली के लाखों लोगों को लगा कि युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें वह सम्मान और क्षेत्र नहीं मिला जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी। इसे बाद में म्यूटिलेटेड विक्ट्री या अपंग विजय कहा गया। लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए, लाखों घायल होकर लौटे। महंगाई लगातार बढ़ रही थी। अपने देश में भी हमने $1 का 63 रुपये होने पर महंगाई का रोना देखा था। बेरोजगारी बढ़ रही थी। हमारी भी वही स्थिति थी, जिस कारण हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का सपना को अपना बनाया था। तो उस समय कारखानों में भी हड़तालें थी, किसान भूमि चाहते थे, सैनिक रोजगार चाहते थे, सरकार कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वैसे ही जैसे 2014 में मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहकर कमज़ोर दिखाया गया। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डगमगाने लगा। अपने टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार में ख़त्म करने की काल्पनिक कहानियों से लोकतंत्र को हमें भी ख़त्म करने की बात बताई गई। 2G मामला, कोलगेट मामला, स्पेक्ट्रम घोटाला आदि के नाम से भ्रष्टाचार के आंदोलन की नींव रखी गई और सरकार को कमज़ोर दिखाया गया। लोकतंत्र को विश्वास के लायक बनाने के लिए लोकपाल लाने की लड़ाई बताई गई। ये अलग बात है कि इन 12-14 सालों में सभी आरोप गलत साबित हुए और लोकपाल कभी दोबारा सुना क्या? तो उस समय इटली के उसी माहौल में एक नया नेता उभरता है। उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। लेकिन मुसोलिनी हमेशा से फांसीवादी नहीं था। युवा अवस्था में वह समाजवादी आंदोलन से जुड़ा था। वह एक अखबार का संपादक भी रहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके विचार बदलने लगे। 1919 में उसने एक नया संगठन बनाया, फैसी इटालियन डी कम्बटिमेंटो। तो यहीं से एक्चुअली फैसिज्म शब्द लोकप्रिय हुआ। 1932 में प्रकाशित द डॉक्ट्रिन ऑफ फैसिज्म में मुसोलिनी लिखते हैं कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं। यह वाक्य आगे चलकर फांसीवाद की पहचान बन गया। आज अपने देश में भी सब कुछ राष्ट्रवाद के भीतर रखा गया है। राष्ट्रवाद से मतलब यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद से है, उससे बाहर कुछ नहीं, और हिंदुत्व के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं। यही कुछ चल रहा है। तो लोग मुसोलिनी के पीछे क्यों गए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकार रॉबर्ट पैक्सटन बताते हैं कि फांसीवाद केवल इसलिए सफल नहीं हुआ कि लोग हिंसक थे, बल्कि इसलिए कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जैसे 2014 को भ्रष्टाचार और लोकपाल के नाम पर माहौल बनाया गया। फिर उस समय उन्हें व्यवस्था चाहिए थी। जैसे 2014 में भारत में लोगों को अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे।
इटली के लोगों को मजबूत नेतृत्व चाहिए था, जैसे मनमोहन सिंह जी को कमज़ोर बताया गया भारत में। इटली में उन्हें लगता था कि लोकतंत्र कमज़ोर है, लोकपाल की कमी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। ऐसा माहौल 2014 में भाजपा और आरएसएस ने देश में बनाया और मोहरा बना एंटी करप्शन मूवमेंट और अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को। तो इटली में वहीं से मुसोलिनी ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, लोकतंत्र नहीं, मजबूत नेतृत्व चाहिए। यदि गंभीरता से देखिए तो आज देश में यही कुछ मिलेगा। लोकतंत्र गया तेल लेने और सबको मीडिया के माध्यम से मजबूत नेतृत्व दिखाया जा रहा है। वहाँ ब्लैक शर्ट्स का जन्म होता है। अब ये क्या था? मुसोलिनी ने अपने समर्थकों का एक अर्धसैनिक संगठन बनाया। आज किस संगठन के लोग 3 दिन में सीमा में सेना भेजने की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं, यानी आरएसएस। मुसोलिनी की उस ग्रुप को कहा गया ब्लैक शर्ट्स। इन्होंने काली वर्दी पहननी शुरू की, काली हाफ पैंट, काली शर्ट और काली टोपी। और भारत में आरएसएस का खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट और काली टोपी। ज्ञात हो बीएस मुंजे जो हिंदू महासभा से थे और आरएसएस से संबद्ध थे ने 19 मार्च 1931 को मुसोलिनी से भेंट की थी। वह इटली में कई फांसीवादी संस्थाओं का दौरा किया था, जिसमें फांसीवादी युवा संगठन, सैन्य विद्यालय, शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान और फांसीवादी कैडेट संगठन शामिल थे। आज संघ की शाखाओं के कार्यकलाप उसी अनुशासन की ओर इंगित करते हैं। मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स का काम क्या था? समाजवादी संगठनों पर हमला करना, जैसे आज आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों के अलावा बाकी मानवाधिकार संगठन, आदिवासी अधिकार संगठनों पर हो रहे हैं। ट्रेड यूनियनों को डराना, विपक्षी नेताओं को पीटना, लेकिन यहाँ ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से लोगों को डराया जाता है। तो वहाँ पर विरोधियों की सभाएं बिगाड़ना, वैसे ही जैसे आज देश में भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों को अनुमति नहीं दी जाती है, और अगर दी गई तो आरएसएस की विचारधारा के लोग वहाँ गुप्त रूप से पहुंचकर भगदड़ मचाने के प्रयास, जैसे सीजेपी के प्रदर्शनों में हालिया दिनों में जंतर मंतर में आपने देखा। इतिहासकार डेनिस मैकस्मिथ लिखते हैं कि कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन इन हिंसक कार्रवाइयों को रोकने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं रोकता है। और अपने यहाँ भी जब हिंसा आरएसएस और अनुषंगिक इकाइयों से समर्थित हो तो प्रशासन उस हिंसा को नहीं रोक पाती। दिल्ली का दंगा में शासन के लोग सार्वजनिक भाषणों में लोगों को उकसाते नजर आए और कार्रवाई शून्य। कोर्ट को दखल देना पड़ा, फिर भी अंतिम बात कुछ नहीं हुआ उन लोगों का, क्योंकि वे सत्ता के आदमी थे। तो उस समय इटली में लोकतंत्र की पहली कमजोरी वहीं से नजर आती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि किसी लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगे, विरोधियों को दुश्मन समझा जाने लगे और सरकार कानून लागू न कर पाए तो लोकतंत्र कमज़ोर होने लगता है। इटली में वही हुआ। मुसोलिनी ने हजारों समर्थकों के साथ मार्च ऑन रोम की घोषणा की। यह केवल एक रैली नहीं थी, यह शक्ति प्रदर्शन था। राजा विक्टर एमेनुएल तृतीय के सामने विकल्प था कि या तो सेना से कार्रवाई कराएं या मुसोलिनी को सरकार बनाने का निमंत्रण दें। राजा ने दूसरा रास्ता चुना। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह शुरुआत में चुनाव जीतकर नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव के मिश्रण से सत्ता तक पहुंचा। 2014 को भी भ्रष्टाचार की काल्पनिक तथ्यों और जन दबाव में उस समय की सरकार को सत्ता से हटाया गया। यदि भ्रष्टाचार जो साबित ही नहीं हुआ पर तथाकथित संगठनों का समर्थन से व्यापक विरोध की स्थिति नहीं होती तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो फांसीवाद एक दिन में नहीं पैदा हुआ। पहले आया आर्थिक संकट, फिर सामाजिक असंतोष, फिर राजनीतिक हिंसा, फिर लोकतंत्र पर अविश्वास और फिर मजबूत नेता की मांग, और उसके बाद सत्ता में आया मुसोलिनी। लेकिन क्या मुसोलिनी प्रधानमंत्री बनते ही तानाशाह बन गया? नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने लोकतंत्र को एक ही दिन में नहीं बल्कि कानूनों के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि विपक्ष कैसे खत्म किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता कैसे सीमित हुई, गुप्त पुलिस कैसे बनी और क्यों इतिहासकार कहते हैं कि तानाशाही अक्सर लोकतांत्रिक संस्थाओं को भीतर से कमज़ोर करके बनती है। मैं मुसोलिनी का या पूरा सीरीज़ कई वीडियो इस पर बना दे रहा हूँ। हम लोग ज़्यादा देर देखने के आदी नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने ला दे रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।